हेलो फ्रेंड्स। तो आज है कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शानदार नोट्स हम पढ़ेंगे और फुल एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे ये जो चैनल है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसके नोट्स देखते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स। भारत स्थिति। तो भारत स्थिति ये हम इसे बेसिक से अब समझने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसमें ये ग्लोब है और ये जो है ये खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर, वो जो आडी रेखाएं अक्षांश है जो भूमध्य रेखा के समानांतर बनी हुई है। हम इसमें भारत की स्थिति देखेंगे। एक अक्षांश को पार करने में इस समय सूर्य की जो होती हैं किरणें जो 4 मिनट का समय लेती है, और जो देशांतरों की दूरी है वो 30 डिग्री है। और अब इसमें जो मानक यामोत्तर है भारत की वो 82 डिग्री 30 मिनट है। और ग्रीनविच रेखा ये रही, जिसे मानक यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ये देशांतर हैं जो खड़ी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, और जो आड़ी रेखाएं या जो भूमध्य रेखा के समानांतर बनी हुई अक्षांश है। और ये अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार हम अब देखने जा रहे हैं भारत का। तो चलिए इसे देखते हैं। ये रहा पूरा ग्लोब, और इसमें ये दिशा है उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ये भूमध्य रेखा से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो गया। इस तरह से 4 भागों में बांटा जाता है। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये रहा हमारा भारत जो अक्षांशों और देशांतरों के मध्य है। उसका हम यमोत्तर से दूरी जो प्रेजेंट होती है उसका मान, और भूमध्य रेखा से भारत जो दूरी पर होता है उसमें किस स्थिति में ये भारत है, उसमें हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो ये रहे देशांतर और ये रहे अक्षांश। तो ये रहा देशांतरीय विस्तार हम भारत का देखते हैं। तो जब हम यहाँ से 0 डिग्री से जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है, जब इससे चलना स्टार्ट करते हैं तो हम जब भारत के निचले वाले हिस्से में आते हैं, दक्षिणी हिस्से में, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा भारत शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारा भारत जो होता है ख़त्म होता है। तो ये हमारा भारत का कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार बताइए भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये इस तरह अक्षांश हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो इस प्रकार, जब ये चलते रहते हैं डिग्रीज में, तो इस प्रकार ये मापे जाते हैं। और इसमें हम बता सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारे भारत का जो होता है अक्षांशीय विस्तार होता है। और इधर से जब हम ग्रीनविच रेखा यानी मानक यामोत्तर से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब आते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट हमारा भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है। ये रहा हमारे भारत के देशांतर, और इसमें ये विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ना। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ग्लोब है उसको किस तरह कैटेगराइज किया गया है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। और ये कुछ अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनके नाम हम जानने अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, वरना आप ज्योग्राफी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारा ग्लोब है। इसमें ये है जो भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आता है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसे हम ऊपर वाला भी उष्णकटिबंधीय होगा, नीचे वाला भी उष्णकटिबंधीय होगा। और ये हमारा भारत रहा। अब हम देखते हैं कि ये भारत बीच में स्थित है। ये जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। अब जो ये रही हमारी कर्क रेखा, और ये इस तरह गुजर रही है भारत के बीचों बीच से। और भारत अब किस कटिबंध में आता है ये हमें पता नहीं चल पाता है कि अच्छा हम किस में रखें। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो किस प्रकार रखा जाएगा, ये कन्फ्यूज़न भी आपकी अभी दूर हो जाएगी।
ऊपर हम देखते हैं तो इसके ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आता है। जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तर लग जाएगा, नीचे की ओर जाते हैं तो दक्षिण लग जाएगा। और इसी तरह हमारे कटिबंध होंगे, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, यानी इसके भूमध्य रेखा के ऊपर 3 कटिबंध होंगे, नीचे भी 3 कटिबंध होंगे। नीचे उष्ण कटिबंध, फिर दक्षिण में जा रहे हैं तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, नाम वो का वही है, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, है ना। तो और नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध। अब इसमें हम कुछ अक्षांश रेखाएं जो मेन उनको नाम लिख लेते हैं। तो ये रही 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो जिसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये, और ये रहे 23.5 डिग्री। और ये आर्कटिक रेखा है जो 67.5 डिग्री झुकी हुई है, और 67.5 डिग्री पर स्थित है, झुकी हुई, सॉरी। और ये रही हमारी मकर रेखा जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, और ये रही हमारी अंटार्कटिक रेखा जो 67.5 डिग्री पर स्थित है। ये हमारे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। और ये हमारे जो है उपोष्ण कटिबंध है। अब उपोष्ण कटिबंध का अर्थ है कि जो शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के जो बीच में आता है ना, उसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो हमारा भारत है इस तरह ये भी बीच में स्थित, और ये भी उपोष्ण कटिबंध में आएगा, इसलिए आधा। और इस तरह हम फर्स्ट में अगर पूछा जाएगा कि भारत किस कटिबंध में स्थित है तो उपोष्ण कटिबंध कहेंगे, और अगर उपोष्ण कटिबंध ऑप्शन में नहीं है तो हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। कारण ये कि जो ऊपर जो है हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत हैं, जिसके कारण शीतोष्ण कटिबंध का जो प्रभाव है वो भारत में बहुत कम पड़ता है। हिमालय के कारण इधर ना ठंडी हवाएं आ पाती हैं, इसलिए हमारा भारत लगभग उष्ण कटिबंध में आता है, इसका प्रभाव उष्ण कटिबंध में रहता है, इसलिए फर्स्ट में इसे उपोष्ण कटिबंध में रखा जाएगा। अगर उपोष्ण कटिबंध ऑप्शन में नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट कैटेगरी उपोष्ण को देनी है, और उसके बाद वो नहीं है तो फिर हम उसे उष्ण कटिबंध कहेंगे। इस तरह हमारे भारत का कटिबंध में हमारी भारत की स्थिति होती है। जो जिस तरह की हम भारत स्थिति देख रहे हैं, तो हर तरह से हमें भारत स्थिति को देखना जरूरी है कि हमारा भारत कहाँ स्थित है और ग्लोब में इसकी स्थिति क्या है। तो देखते हैं अब भारत की संपूर्ण तटरेखा। भारत की संपूर्ण तटरेखा 7,517 किलोमीटर है, और ये रही हमारा भारत। और जो तटरेखा होती है ये हमारा दक्षिण है, और ये उत्तर है। इसके जो पानी वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो है, इसमें जो तटरेखा है, ये है 7,517 किलोमीटर तटरेखा, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है भारत के लिए। और ये किस तरह से हेल्पफुल है ये हम देखते हैं। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की संपूर्ण तटरेखा के लाभ बताइए, या भारत की संपूर्ण तटरेखा क्या है, इसका क्या प्रभाव है। अगर ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे, और आपके नंबर यहाँ पर कोई नहीं काटने वाला, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से मैंने लिखा है एक एक पॉइंट को। तो देखते हैं, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। इससे पहले भारत की संपूर्ण तटरेखा से पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, इसके बाद में हम भारत की संपूर्ण तटरेखा देखेंगे। तो ये होगी। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम के आने वाले एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़रूर इस पार्ट में से, इन लाइनों में से एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। फिर है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के स्थलीय धरातल का भारत में 2.4% भाग है। जो पूरा धरातल है उसका हमारा भारत, अगर विश्व को 100% माना जाता है, और हमारे भारत का दिखता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का, उसमें तो वो है 2.4% भाग है। और भारत मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। इसे हम भारत का मुख्य भाग पूछा जाए, या भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पूछा जाए, हमें यही बताना है। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की स्थिति बताइए। अगर 1 नंबर की क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि भारत की स्थिति बताइए, फिर भी यही आपको आंसर देना है कि भारत का मुख्य भाग इस तरह से, और ये आगे जो लिखा हुआ है इस तरह।
आगे की कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है 23.5 डिग्री पर जो रेखा स्थित है कर्क रेखा। फिर है कि भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषताएं बताइए। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और फिर है कि भारतीय विशिष्ट भौतिक विविधता बताइए या वृहद भारतीय विशेषता बताइए। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैंने तीनों क्वेश्चन लिखे हैं, ये अगर आपको तीनों क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, ये तीनों ये एक ही क्वेश्चन है। अगर आपको तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक कॉमन आंसर ये वाला देना है जो मैंने आगे लिख रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक। ये आपको 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन भारत की जो विशेषताएँ हैं या भारतीय उपमहाद्वीप की जो विशेषताएँ हैं इस प्रकार बताइए, या कुछ भी जो ये तीनों प्रकार से लिख रखा है जो। क्योंकि भारत एक जो साइंस सब्जेक्ट की तरह है, इसमें आपको फैक्ट लिखने के नंबर दिए जाते हैं, नहीं कि आपको पूरा जो है कि पेज भर देते हैं उसके नंबर दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको 4 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से भूगोल में इस तरह से लिखा जाता है और इसी तरह से पूरे नंबर लिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता, भारतीय विशिष्ट भौतिक विविधता या वृहद भारत की विशेषता, तीनों में से पूछा जाता है। फिर हम यही वाला कॉमन आंसर देंगे, ये वाला, यहाँ से ये वाला देखते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ भारत में स्थित हैं। यानी उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में वनों से ढकी पहाड़ियाँ ये भी भारत में ही हैं। और मरुस्थल में रेत का फैलाव है। और उत्तर में हिमालय है। उत्तर पश्चिम में हिंदकुश सुलेमान श्रेणी है। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। इस सीमांकित वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जो देश है, शामिल जो देश है वो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। ये हैं भारतीय उपमहाद्वीप के देश। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत ही नहीं आता है, बल्कि ये 5 देश जो है ये भी आते हैं। यानी भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और भारतीय 5 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा भारत है। ऐसा लगता है कि ये भारत की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन नहीं, ये भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता बताई जा रही है। आप इन देशों को लेकर देखते हैं, यानी कि ये रहा हमारा भारत। में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ जी सब। ये रहा हमारा भारत, यहाँ से यहाँ, ये रहा हमारा भारत। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये रहा पाकिस्तान, और ये इंडिया ही, और ये रहा नेपाल, ये रहा बांग्लादेश, और इसके अलावा कौन सा देश है, भूटान, जो कहाँ है, ये नेपाल है यहाँ पर, और ये छोटा सा यहाँ पर भूटान भी आता है ना। ये रहा यहाँ पर आता है छोटा सा भूटान। और यहाँ पर ये जो है ये वाला ये नेपाल है। ये कौन सा है, नेपाल। ये पूरा मिलाकर जो हो गया, ये हो गया है भारतीय उपमहाद्वीप, है ना। जो पाकिस्तान की है जो, वो इस तरह से है पाकिस्तान, ठीक है। ये देखते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। अब इसकी हम अगर विशेषताएं हमें बताने को कहा जाता है तो हम देखते हैं कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ हैं वो भारत की, या जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पूर्व में, ये रहा उत्तर, और ये पूर्वी साइड है ना, ये रहा पूर्वी साइड। जो बांग्लादेश भी आता है यहाँ पर नीचे पूर्वी साइड में, और ये रहा पूर्वी साइड। जो उत्तर से ये पूर्वी साइड में हमारी नदियाँ हैं वो बहती हैं इस प्रकार, इस तरह फ्लो करती हैं उत्तर पूर्व की ओर। और ये हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। और इधर दक्षिण में जो है वनों से ढकी पहाड़ियाँ, दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में जो पठारी प्रदेश होता है और यहाँ पर वर्षा भी सबसे पहले आती है, तो यहाँ पर वनों से ढकी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए दक्षिण में हमारा भारत ही आता है यहाँ पर। तो दक्षिण में, क्योंकि भारतीय महाद्वीप में दक्षिण में हमारा दक्षिण भारत आता है, यहाँ पर वनों से ढकी पहाड़ियाँ भी हैं। और इस तरह से हम इसे पूरे की विशेषताएँ पूछी जाती है। तो इस तरह से आप वहाँ पर छोटा सा मैप इमेजिन करके आप देख सकते हैं कि पहले तो हम नदियाँ बताएंगे कि उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, जो भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता है, उत्तर पूर्व की ओर फ्लो होने वाली कौन सी, जो हम गीत में कहते हैं ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिलके सागर में से वही सभी है, वही नदियाँ, वही लिखने की गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ऐसे लिखने, बस आधे लिख कर ऐसे हम कह देंगे कि वो क्या है, उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर फ्लो करती है, यानी बहती है। और दक्षिण में जो है वो वनों से ढकी पहाड़ियाँ हैं। ये दो विशेषताएं यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिम में जो है, ये पश्चिम में यहाँ पर
जो रेत का फैलाव है यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि पश्चिम में मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, और उत्तर में हिमालय है। ये उत्तर में हिमालय है सारी तरफ, ये वाला उत्तर में हिमालय, ये भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता हो जाती है। और फिर है कि उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान पहाड़ियाँ। उत्तर जो पश्चिम है यानी ये पश्चिम और ये उत्तर, इधर यहाँ पर ये बीच में हिंदुकुश व सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं वो भी भारतीय महाद्वीप की विशेषता है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ यानी उत्तर, ये रहा उत्तर और ये रहा पूर्व। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित है इन्हें कहा जाता है, इन पहाड़ियों को कहा जाता है, ये जो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ आएगी, ये वाली जो मैंने ऊपर बना दी है ज़्यादा, ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी ना, यहाँ पर आएगी ये पहाड़ियाँ ये भी भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता है ना, मैंने ऊपर ज़्यादा बना दी है। और फिर जो है दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, ये सभी को पता है कि यहाँ पर दक्षिण में जो है विशाल हिंद महासागर आ जाता है यहाँ पर। और ये इसे इधर पश्चिमी साइड में यानी हम कहें कि दक्षिण पश्चिम में अरब सागर आता है, और दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं। ये भी भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता है, ये भारत की विशेषता है, ये इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। और फिर हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इसे ये बताना तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एक नंबर में पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। यानी इस सीमांकित भौगोलिक इकाई जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये जो भौगोलिक इकाई है यानी हम 5 देशों के नाम लेकर कह सकते हैं कि ये भौगोलिक जो इकाई है इसे ही भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इसमें ये देश 5 देश शामिल है, कौन कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और भारत। इसे वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान रख लेने, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। और उनमें से आपके 2 या 3 नंबर के 2 देशों के नाम पूछे जाएंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। ये बहुत फ़ायदे का सौदा है आपके लिए कि आपको 2 देशों के नाम निकलेंगे केवल, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए इन 5 देशों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप पूछा गया है। आगे आपको मैं बताऊंगी कि एक बार पिछली बार जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि भारत के जो द्वीपीय देश हैं, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देशों के नाम बताइए, तो उसमें मालदीव और श्रीलंका हैं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर की विशेषताएं हम जो है देखते हैं। ये हमारा हिंद महासागर है, और हिंद महासागर की जो है विशेषताएं हम देखते हैं। हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान का महासागर भी इसे कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप लगा दीजिएगा, है ना, छपने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। भारत को हिंद यानी हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन आपको ऐड करनी है, केवल ये तीनों लाइन, 1, 2 और 3 और अगर आगे हो गया आगे वाले ये लाइन्स हैं, ये आपको बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक आपको उतार लेनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको सेम जाकर एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही तीर का निशान लगाकर ये लाइनें लिखनी है, सीधे सीधे आपको नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं, भारत को हिंद यानी हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ। पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमें पता ही है कि पश्चिमी एशिया और पूर्वी जो एशिया है वहाँ पर भारत की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत यहाँ पर सबसे बड़ा देश बचता है, यानी है ना, और ये पश्चिमी एशिया से पूर्वी एशिया तक। और इस महासागर के छोर पर स्थित भारत की तट रेखा अन्य किसी भी देश की तट रेखा से लंबी है। सबसे बड़ा देश ही भारत रहता है, तो इसकी तट रेखा भी सामान्यतः कि इसकी तट रेखा सबसे लंबी होगी, 7,517 किलोमीटर है। ये भारत की तट रेखा सबसे लंबी भी भारत की तट रेखा है। तो ये हिंदुस्तान का महासागर, ये इसकी विशेषताएं। ये रहे 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से? भारत के श्रीलंका और मालदीव। पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश, एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इस चैप्टर को पूरे नोट्स के रूप में तैयार किया गया है कि आपको पता चले कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है। 2 घंटे का अंतर क्यों होता है आखिर, है ना। यानी इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि जो पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में जो गुजरात है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचने पर 2 घंटे का अंतर आता है। क्यों, है ना। 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें आ जाती हैं, जबकि 2 घंटे बाद में गुजरात में सूर्योदय होता है। ऐसा क्यों है, तो चलिए ऐसा हम ट्रिक्स वाइज इसे पूरे जो है मैथ्स में जिस क्वेश्चन करते हैं उसी तरह करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि देशांतरों की दूरी 30 डिग्री है, 30 मिनट या 30 डिग्री जिसे हम कहते हैं। और
सूर्य की जो है 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये भी आप मैंने शुरू में बता दिया। अतः हम इस 30 डिग्री को यानी 1 देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है कि 1 डिग्री, ये 30 डिग्री है और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, तो हम 4 को 30 से इंटू कर देंगे, यानी 120 मिनट आएगा। 120 मिनट को जब हम घंटे में कैटेगराइज करते हैं तो इसमें 2 घंटे हमारे आते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 घंटे का अंतर होता है सूर्य की किरणें पहुँचने पर। फिर हम देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा के लाभ, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी एग्जाम में छपा था ये क्वेश्चन और इस बार भी छप सकता है। देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा के कौन कौन से लाभ हैं। देखते हैं कि बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाती हैं तथा रोजगार के सृजन में भी सहायक है। व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध करवाती हैं और अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिमी एशिया को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से चीन विकासशील उद्योग वाले संपन्न पश्चिमी एशिया के को दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों से चीन विकसित उद्योग और वाले जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागरीय जल मार्ग भारत से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि पहला जो है, इस तरह से पॉइंट भी लगा सकते हैं आप, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि बंदरगाहों को विकास के लिए अनुकूल दशाएं जो है भारत में उपलब्ध हो जाती है। इतनी लंबी तटरेखा, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह भी स्थित हैं और जो आप 12th क्लास में दिखेंगे ही, और तथा यहाँ पर रोजगार के सृजन में सहायक होते हैं। अगर बंदरगाह होंगे तो रोजगार भी यहाँ पर होगा ही। और इस तरह से व्यापार के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा, ये पूर्वी जो बहुत सारे देश हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन और विकसित देश जापान जैसे देशों से होकर जो लंबी तटरेखाएँ हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। और महासागरीय जलमार्ग भी भारत से, ये महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर गुजरता है। इस प्रकार की, जैसा कि यहाँ पर दर्शा रखा है कि भारत से होकर किस तरह से ये भारत की तटरेखा और यहाँ से कैसे महासागरीय जो जल मार्ग है वो निकल रहे हैं, इससे भारत को बहुत सारा फायदा होता है। ये रहा जापान, और ये जापान से होकर जो महामार्ग आ रहा है, ये बैंकॉक से होकर भारत से होकर जाता है। ये यहाँ से मुंबई तटरेखा है, यहाँ पर आ जाता है, और इसी तरह से फिर लाल सागर से होकर आगे इस तरह से व्यापार होता है। और ये सारे जो है देशों की श्रृंखला आप इस तरह से देख सकते हैं। और इस चैप्टर में भारत की स्थिति ये रही, जो यहाँ से शुरू होता है, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, यानी ये 2 रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं होगी, ये हो गई देशांतर, यानी इसके बीच की हमें दूरी बतानी है, देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, है ना। बीच की दूरी यहाँ, यानी यहाँ से 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर पूर्व जो है देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। इस तरह ये भारत है और इसके ये देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, ये भारत, और इसके बीच की जो दूरी हो गई ये देशांतरीय विस्तार। इस तरह से ये अक्षांश हो जाएंगे और इनके बीच की दूरी जो हो गई ये हो गई हमारी अक्षांशीय विस्तार, जिससे कि यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से 8 डिग्री से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर हो गए 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गई, ये भारत की अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रही हमारी कर्क रेखा जो किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मैप के आधार पर, है ना। और ये हमारे भारत का जो मैप है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस भारत के मैप को बिल्कुल ट्रिक से पूरा राजधानी और सभी जो है राज्य याद करवाऊँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ओके, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, थैंक यू।